हेलो एवरीवन, टेक्नो फंडा एनालिसिस सीरीज़ में इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को थंबनेल देख के अभी तक ये तो समझ ही गया होगा कि हम लोग नेस्ले इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस करने वाला है, जहाँ पर हम लोग सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही साथ कुछ और डेटा पॉइंट्स भी देखेंगे, जिससे हम लोग को ना कि सिर्फ कंपनी का एनालिसिस, साथ ही साथ एक इंडस्ट्री का भी एक ओवरव्यू हम लोग को देखने मिलेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूँ इमर्जिंग बुल्स में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एक इंडस्ट्री को समझने का तरीका कैसे है, कंपनी को कैसे समझते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ ये उसके लिए ही वीडियो है। मैं कोई भी आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, तो कृपया आप खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद ही कोई भी बाय या सेल डिसीजन बनाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी अगर आप देखोगे, ये आपके सामने एफएमसीजी सेक्टर का जो चार्ट है, ये है आपके सामने निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पर। अभी आप देखोगे एफएमसीजी सेक्टर ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 66,378 का लगभग 4 हफ्ते पहले, सितंबर 23 के आसपास वाला जो वीक था उस हफ्ते इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। अभी अगर आप देखोगे पिछले 3 हफ्तों से एफएमसीजी में अच्छी खासी गिरावट आई है, अच्छी खासी सेलिंग आई है और कहीं ना कहीं अभी इसका करंट मार्केट प्राइस या करंट प्राइस चल रहा है 61,042 पे। अगर हम लोग टॉप से इसके करंट मार्केट प्राइस तक अगर देखें तो मोटा मोटी 9% के आसपास इसके अंदर गिरावट आ चुकी है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, जिसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। तो कहीं ना कहीं अभी आने वाले हफ्ते में ज़रूरी नहीं कि यही हफ्ते में, बट आने वाले कुछ दिनों में अगर यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है या फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल से वापस रीटेस्ट लेके ऊपर जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर वापस एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ये तो हो गया सेक्टर के हिसाब से। अभी फ़िलहाल ये सेक्टर का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू था। हम लोग सेक्टर का भी जो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो डेटा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी डिस्कस ज़रूर करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं हमारे जो स्टॉक की, जो है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये नेस्ले इंडिया का भी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। नेस्ले इंडिया ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था यहाँ कहीं पर, जो कि था 2787 का, जो कि अगेन 16 सितंबर वाला जो वीक था उसके आसपास बनाया था। 16 सितंबर 23 सितंबर वाला जो वीक था वहीं पर बनाया था। उसके बाद पिछले 3 हफ्ते से इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट आई है और अगर आप देख सकते हो तो 16.37% क्या इसके अंदर अच्छा खासा फॉल आया है, अच्छी खासी बिकवाली आई है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर भी चार्ट लेके जाऊँ तो कहीं ना कहीं 50 डे मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर नहीं चल रहा है। लेकिन अभी अगर जैसा हम लोग ने एफएमसीजी सेक्टर में देखा था कि यहाँ कहीं पर अगर नेस्ले इंडिया को भी अगर हम लोग देखेंगे तो नेस्ले भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास आ चुका है। ठीक है, पिछले 1 महीने में अच्छी खासी गिरावट आई है क्योंकि सितंबर का लास्ट वीक में अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम मिला था। उसके बाद पिछले 3 हफ्ते से गिरावट आती हुई दिख रही है, यानी कि अक्टूबर के महीने में इसके अंदर अच्छी खासी सेलिंग आई हुई है। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो मोटा मोटी यहाँ कहीं पर हम लोग को एक कंसोलिडेशन दिखेगा। ये इसको मैं इतना ज़्यादा अच्छी गिरावट, मतलब क्या कहते हैं इसको, मैं इतना कंसर्निंग या इतना जो कहते हैं ना टेंशन लेने वाली गिरावट की बात नहीं करूँगा, या मुझे तो नहीं लगता ये इतनी ज़्यादा बड़ा कुछ कंसर्निंग सी बात है कि इसके अंदर मुझे अपने स्टॉक्स बेच देने चाहिए। वैसे बाय द वे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नेस्ले इंडिया मेरे पोर्टफोलियो में फ़िलहाल तो नहीं है, बट डेफिनेटली मैं आगे इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे चार्ट पे कैसा दिख रहा है, फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है और अगर आप देखोगे ये रेंज पिछले साल से अक्टूबर 23 से अभी तक अक्टूबर 2024 में पिछले 12 महीने से ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर टेक्निकली अगर हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ एक ही कैंडल को या एक ही मंथ या 1-2 हफ्ते को अगर हम लोग सिर्फ देखेंगे तो डेफिनेटली 16-17% का तो गिरावट आई है, 16-17% की बिकवाली आई है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी एक दिक्कत की बात नज़र आती है। लेकिन अगर हम लोग इसको ब्रॉडर टर्म से देखेंगे, अभी अगर जैसे आप लोगों के सामने पिछले 12 महीने का अगर आप चार्ट देखोगे तो इतना ज़्यादा कंसर्निंग सी बात नहीं लग रही है। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे 2016 में ये जो 500 रुपये का जो स्टॉक था वो बढ़कर हुआ
₹2700 का, यानी 5 गुना प्राइस बढ़ा इसका पिछले 8 साल में। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो क्या कहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग तो आना एक जायज़ सी बात है। ठीक है, अभी आप देखोगे ये जो इतना क्रूशियल लेवल है ना, कि आप देखोगे इसका ये ऑल टाइम हाई था, इधर पुल बैक लिया, फिर उसको अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला था, फिर उसके बाद वापस इस लेवल को रिस्पेक्ट करा है 2 बार, या अभी तीसरी बार वापस इस लेवल को रिस्पेक्ट करने आया हुआ है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूँ, अगर मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे इसके अंदर एंट्री बनानी होगी सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली, तो कम से कम मुझे यहाँ पर जो ये सपोर्ट लेवल है, जो कि है, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर दूँ, 2306 का, यहाँ कहीं पर मुझे अगर एक छोटी सी डोजी कैंडल और उसके बाद वाली कैंडल में अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि डोजी कैंडल का या स्पिनिंग टॉप कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ दिखता है, तो मैं एंट्री बना सकता हूँ। एक तो वो हो गया, या तो फिर यहाँ पर मुझे ग्रीन हैमर कैंडल दिखेगी तो मैं एक एंट्री वहाँ पर बनाने की सोच सकता हूँ, या फिर मुझे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल विथ गुड वॉल्यूम्स अगर मुझे दिखेगा तो मैं कहीं ना कहीं इसके अंदर एंट्री बनाने की सोच सकता हूँ। वो हो गया टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अभी ये जो सीरीज़ है, ये टेक्नो फंडामेंटल सीरीज़ है, टेक्नो फंडा एनालिसिस, तो इसके अंदर टेक्निकल पार्ट तो हम लोग का समझ में आ गया कि हम लोग को कौन से पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एंट्री बनानी चाहिए। एग्जिट की अगर बात करूँ या मेरे रेडार की बात करूँ, अगर मेरे रेडार से टेक्निकली किधर ख़राब हो जाएगा, तो इस लेवल के नीचे मेरे रेडार से ये चला जाएगा, जो कि है 21,115। अभी ये लेवल ही क्यों चुना मैंने, क्योंकि इधर आप देखोगे 200 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, साथ ही साथ प्राइस एक्शन वाइज भी 1 बार 2 बार 3 बार इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट करा। अगर इस लेवल को भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा बहुत उस लेवल के आसपास ही आया है, तो 3-4 बार इस लेवल को रिस्पेक्ट करा है टेक्निकली भी। तो कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के नीचे आता है 2115, तो मेरे लिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये स्टॉक में मोमेंटम नहीं रहेगा और मैं इससे दूर रहना ही पसंद करूँगा। अभी चलिए हम लोग करते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस। अभी फंडामेंटल एनालिसिस में के लिए आप सभी को पता होगा कि मैं स्क्रीनर वेबसाइट यूज़ करता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, ये फ्री वेबसाइट है, इसीलिए मैं ये यूज़ करना पसंद करता हूँ। ठीक है, अभी अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 2,26,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 2350 का चल रहा है, इधर हाई और लो दे दिया है ऑलरेडी। बुक वैल्यू इसका 41.44 का है, स्टॉक पीई 71.4 का है, इंडस्ट्री पीई 64.3 का है। तो डेफिनेटली स्टॉक अपने पीई रेशियो से, इंडस्ट्री के पीई रेशियो से थोड़ा सा हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट इतना ज़्यादा भी हाई नहीं है। 10% हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो इसको मैं इतना ज़्यादा नहीं कंसिडर करूँगा। आरओसी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 169 का, आरओई भी 135 का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। प्रोमोटर होल्डिंग 62.8% का है, डेट टू इक्विटी ना के बराबर ही हम लोग कहेंगे 0.09% का है, और कोई भी शेयर्स प्लेज्ड नहीं है, यानी कि अपने प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स गिरवी नहीं रखे, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात हो जाती है। अभी मुझे स्क्रीनर वेबसाइट क्यों पसंद आती है ना, इसका ये जो पॉइंट है ना इधर, रीड मोर वाला, इसके वजह से मुझे ज़्यादा पसंद आता है। अभी इससे ना हम लोग को एक ओवरव्यू मिल जाता है कंपनी का, कि कंपनी क्या कर रही है और क्या क्या वो लोग के प्रोडक्ट्स है और कैसा ये लोग का स्ट्रैटेजी चल रहा है। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो नेस्ले इंडिया है, यहाँ पर ये लोग के जो प्रोडक्ट्स है, जो ब्रांड्स है, नेस्कैफ़े हो गया, मैगी हो गया, मिल्की बार हो गया, किटकैट, बार वन, मिल्क मेड, नेस्टी, ये सब नेस्ले इंडिया के कहीं ना कहीं ब्रांड्स है, जो प्रोडक्ट्स है। ठीक है, इंडिया इज लीडिंग एफएमसीजी प्लेयर, इट इज़ अमॉन्ग द टॉप 2 प्लेयर्स इन द मोस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट कैटेगरीज। यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स है, जैसे मान लो नेस्कैफ़े, तो नेस्कैफ़े यानी कि कॉफ़ी इंडस्ट्री हो गई, बेवरेजेस इंडस्ट्री में अगर हम लोग इसको ब्रॉडर इंडस्ट्री में कंसिडर करें, तो कॉफ़ी इंडस्ट्री में ये टॉप 2 में ही आएगा। मैगी हो गया यानी इंस्टेंट नूडल्स, इसके अंदर ये टॉप 2 में ही आएगा। मिल्की बार हो गया, टॉप 2 में ही आएगा। तो ये ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में या अपने टॉप 2 प्रोडक्ट्स में ही हमेशा रहता है, या फर्स्ट रैंक पर रहेगा या तो सेकंड रैंक पर रहेगा इसके जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स है। ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट्स में, मान लो 10 प्रोडक्ट्स अगर नेस्ले के पास है तो उसमें से 7 या 8 प्रोडक्ट्स में ये टॉप 2 पे रहेगा, बाकी 1-2 प्रोडक्ट में शायद वो उसके नीचे वाले रैंकिंग में हो सकता है। ठीक है, अभी इंक्लूडिंग मिल्क प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशन बेवरेजेस जैसे वही मिल्क मेड हो गया, ये टी हो गया, या फिर और भी और अभी जितना मुझे पता है कि कोई बाजरा का एक ड्रिंक आ रहा है मिलेट्स वाला, तो वो सब काफ़ी ज़्यादा एक हेल्दी न्यूट्रिशन चॉइस हो जाता है। जो भी जैसे जिम जाते हैं, जिन लोगों को फिटनेस का ज़्यादा ये रहता है, क्या बोलते हैं, आदत रहती है, तो वो लोग ये सब ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग आगे देखेंगे चॉकलेट एंड कन्फेक्शनरीज, इट हैज़ 10,000+ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड
1.2 मिलियन आउटलेट्स, यानी कि 52 लाख के आसपास ये लोग के आउटलेट्स है। अभी आउटलेट्स नेस्कैफ़े के हो सकते हैं, अब मैगी के भी आपने देखे रहेंगे, जगह जगह पर मैगी के भी आउटलेट्स होते हैं, कियोस्क जैसे, ठीक है, कोई कोई मॉल में होते हैं नेस्कैफ़ेज़ के, नेस्टी के आउटलेट्स होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है कि ये लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा है और अच्छा खासा फैला हुआ है, ठीक है। अभी ये लोग ने इधर रेवेन्यू ब्रेकअप बताया है, यानी कि कौन से प्रोडक्ट से इस लोग को कितना रेवेन्यू आता है। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशन की बात करो तो 40% आता है ये लोग का डेयरी प्रोडक्ट्स में, जैसे कि मिल्क पाउडर, सेरेग्रो। आप में से किसको पता होगा या नहीं पता होगा, पता नहीं मुझे, बट सेरेग्रो यानी कि जो पहले सेरिलैक था उसका नाम चेंज हो गया, सेरेग्रो हो गया। तो ये वन ऑफ द लीडिंग ये लोग का जो प्रोडक्ट है जो अच्छा खासा रेवेन्यू ये लोग के लिए जनरेट करता है, ठीक है। प्रिपेयर्ड डिशेस एंड कुकिंग एड्स, यानी कि मैगी मसाला, सॉसेस, सीरियल्स, ये सब ये लोग का 32% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में। तो आप देखोगे मैगी, सेरेग्रो, मिल्क पाउडर और मैगी मसाला वो सब ये लोग का 72% रेवेन्यू ये लोग का लाता है। बाकी कन्फेक्शनरीज यानी कि जो चॉकलेट्स वो सब हो गया, तो किटकैट, मंच, मिल्की बार, ये सब ये लोग का 17% आता है। और जो इंस्टेंट कॉफ़ी यानी कि वही नेस्टी और नेस्कैफ़े वो कहीं ना कहीं ये लोग का 11% के आसपास आता है। अभी अगर हम लोग जोग्राफी वाइज देखेंगे तो 96% इसका रेवेन्यू आता है इंडिया से और 4% ये लोग का रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से, यानी कि जो भी बाहर की कंट्रीज़ में लोग एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर से वो लोग का 4% का रेवेन्यू आता है। इट हैज़ 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है ये लोग की पंजाब में, तमिलनाडु में, कर्नाटक, हरियाणा, गोवा में 2 फैसिलिटीज़ है, एक पोंडा में और एक बिलचोलिम में, और उसके बाद उत्तराखंड में है और एक हिमाचल प्रदेश में है और एक साथ ही साथ एक गुजरात में भी है, ठीक है। अभी इसके अंदर ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये लोग की 9 फैसिलिटी है ऑलरेडी इधर, और इधर लिखा है कैपेसिटी एक्सपेंशन, यानी कि डेफिनेटली अगर आप देखोगे कंपनी सेटिंग अप इट्स 10th मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन ओडिशा। अभी ओडिशा में ये लोग अपना 10वां मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए ऑलरेडी ये लोग ने 900 से 1000 करोड़ ऑलरेडी ये लोग ने कमिट कर दिया है और वो उसका काम चल रहा है, ठीक है। अभी इधर देखते हैं डायरेक्ट टू कस्टमर। कंपनी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर डायरेक्ट टू कस्टमर प्लेटफॉर्म www.mynestle.in दैट ऑफर्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन इंडिया, ठीक है। तो जैसे कैसा होता है कि एक D2C एक होता है और एक B2B होता है। अगर आप लोग ने शार्क टैंक देखा रहेगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, या अगर सरल भाषा में बताऊँ तो B2B क्या होता है कि मतलब मेरा कोई बिजनेस है तो मैं डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेच रहा हूँ, मैं काम करूँगा, मैं किसी और वेंडर को बेचूंगा सामान, फिर वो वेंडर जाके कस्टमर को बेचेगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन उस सब में मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को सामान बेचा और डिस्ट्रीब्यूटर जाके फिर उसके बाद कस्टमर को बेच रहा है, मैं डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेच रहा हूँ। तो मान लो वो हो गया B2B। अभी D2C क्या होता है, डायरेक्ट टू कस्टमर। जैसे आप नेस्ले की वेबसाइट पर जाओगे ना तो आप उधर से भी प्रोडक्ट ले सकते हो, तो कस्टमर के पास डायरेक्टली एक्सेस है कि मैं अपने मोहल्ले के किराना स्टोर्स को छोड़ के या फिर जो मेरे मोहल्ले में जो मॉल है उसको छोड़कर या कोई भी दुकान को छोड़कर मैं डायरेक्टली नेस्ले की वेबसाइट पर जाकर भी मैं प्रोडक्ट्स परचेस कर सकता हूँ। तो ये लोग ने अपना फर्स्ट एवर D2C प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च करा है, ठीक है। कंपनी हैज़ 130 न्यू प्रोडक्ट्स इन द लास्ट 7 years एंड इट्स मेनी न्यू प्रोडक्ट्स आर इन द पाइपलाइन। तो डेफिनेटली ये लोग एक ग्रोइंग माइंडसेट से ही बढ़ रहे हैं। 130 नए प्रोडक्ट्स आए पिछले 7 साल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है टू बी ऑनेस्ट। इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट्स यानी SKUs, कि आपके पास कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। अभी उसके अंदर भी कैसा होता है कि मान लो मेरे पास 10 प्रोडक्ट है, मतलब मान लो जैसे हम लोग किटकैट का एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास 10 एक मेरे पास एक किटकैट है, एक मेरे पास मंच है, एक मेरे पास मिल्की बार है, तो ये टोटल मेरे 3 हो गए SKUs। अभी उसके अंदर भी किटकैट का मेरे पास 10 रुपये वाला एक पैकेट है, एक 20 रुपये वाला पैकेट है, एक 40 रुपये वाला पैकेट है, और सेम मेरे पास मिल्की बार और बारवन का भी है समझो, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये 3 प्रोडक्ट है जिसके 3 अलग अलग वेरिएंट है, तो इसके मतलब मेरे पास 9 SKUs हो गए, यानी कि नेस्ले के किटकैट के 3 है, 10 वाला, 20 वाला, 40 वाला, बारवन के भी 3 है, 10 वाला, 20 वाला, 40 वाला, और मिल्की बार के भी 10 वाला, 20 वाला, 40 वाला है, तो टोटल 9 SKUs हो गए। तो टोटल ये लोग के पास 130 नए प्रोडक्ट्स है। सिर्फ ये SKUs नहीं है, 130 तो नए प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये लोग के SKUs तो उससे ज़्यादा होंगे, ठीक है। और ये लोग के और भी नए प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में आ रहे हैं। अभी जो ये लोग के रिसेंट जो प्रोडक्ट्स थे वो था मैगी कोरियन और मैगी ओट नूडल्स और मिलेट मैगी, ठीक है, मिलेट मैजिक एंड जर्बर पफ्स, ठीक है। अभी ये
ये तो मैंने मिलेट मैजिक वाला तो प्रोडक्ट कहीं पे भी नहीं सुना है, एटलीस्ट मैंने देखा नहीं है। बट मैगी ओट नूडल्स और मैगी कोरियन ये तो डेफिनेटली हम लोग ने डी मार्ट में या फिर कोई भी आपके आसपास के कोई भी मॉल में आपने देखा ही होगा, ठीक है। अभी आप देखोगे मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स ये लोग ऑलरेडी ला रहे हैं, जिसके ऊपर 2022 में ये लोग ने ऑलरेडी एक MOU साइन किया न्यूट्री हब के साथ। और ये लोग मिलेट यानी अगर मैं सरल भाषा में बताऊँ तो बाजरा, उसको मिलेट कहते हैं। तो अभी ये लोग सेरेग्रो में भी ये लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं। कोको क्रंच करके ये लोग एक प्रोडक्ट आ रहा है ब्रेकफास्ट सीरियल्स के हिसाब से। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग डेफिनेटली एक्सपेंशन की तरफ सोच रहे हैं और फ्यूचरिस्टिक सोचे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी बहुत लोगों का क्या कहते हैं, बहुत लोग अपना जो फिटनेस की तरफ या ऐसे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो जैसे पहले ये होता था कि कुछ भी उठा के खा लेते थे, काफ़ी लोग अभी ज़्यादातर ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर कितना हम लोग को न्यूट्रिशन मिलेगा, कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना कार्ब्स मिलेगा। ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लोग देखने लग गए। इसके लिए नेस्ले ने अभी ये सोच लिया है कि हम लोग को सिर्फ जनरल प्रोडक्ट्स ही नहीं बेचने हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हम लोग को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने हैं जो कि कहीं ना कहीं हेल्थ एंड फिटनेस कैटेगरी को भी हम लोग टैकल कर सकते हैं। डेफिनेटली ये प्रोटीन पाउडर या वो सब का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ एक हेल्दी स्नैक जैसे या हेल्दी कंजम्पशन, हेल्दी मील जैसा एक ये लोग एक प्रोडक्ट लाने का सोच रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो इसका पिछले 10 इयर्स या मैक्सिमम अगर हम लोग देख लेंगे तो ये स्टॉक 2006 में आप देखोगे 64 का इसका स्टॉक प्राइस था। और अभी अगर करंट मार्केट प्राइस तो जैसा कि हम लोगों ने देखा 2325 के आसपास है। अभी अगर आप इधर आपको ऊपर दिखता रहेगा 27,000 कुछ, तो वो एक्चुअली हुआ था क्योंकि इसका क्या कहते हैं, ये स्प्लिट हुआ था 1:10 पे। तो यूजुअली पहले इसका स्टॉक प्राइस था 27-28,000 कुछ चल रहा था, बट ये फिर स्टॉक स्प्लिट हुआ तो एक स्टॉक का प्राइस हो गया 2500 के आसपास, जो भी उसका तभी उसका मार्केट प्राइस था। ये हार्डली अभी कुछ 6-8 महीने पहले ही हुआ है, और तभी भी मैंने नेस्ले का एक वीडियो बनाया था, जो हम लोग के स्टॉक फॉर द वीक वाले जो वीडियो आते हैं उसके अंदर आप देख सकते हो जाके, ठीक है। अभी अगर हम लोग इसका पी रेशो के हिसाब से देखें तो पी एक्सपेंशन देखना है काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि ये अभी का जो करंट पी है, तभी जब ये वाला पी पहले चल रहा था तभी स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा था। अभी आप देखोगे इसका करंट पी है, अगर मैं इधर देखूँ तो करंट पी इसका 71 का चल रहा है। इसके पहले 71 के आसपास का पी था 16 अक्टूबर 2020 में, और तभी उसका EPS यानी अर्निंग पर शेयर था 21 रुपये। अभी इसका अर्निंग पर शेयर चल रहा है 33 रुपये, ठीक है। अगर 32 रुपये के आसपास चल रहा है। और इसका अगर मैं देखूँ तो लास्ट इसका हम लोग ने देखा था 30 अप्रैल, और उसके पहले था 16 अक्टूबर 2020 का, ठीक है। अगर 16 अक्टूबर 2020 में मैं यहाँ पर जाके देखूँ तो स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा था, 16 अक्टूबर के आसपास का अगर प्राइस देखूँ तो 1543 चल रहा था। यानी वहाँ से अभी तक में 700-800 रुपये का तो जंप मिल ही गया है, यानी कि मोटा मोटी 50% तो जंप आ ही गया है पिछले 3-4 सालों में। लेकिन जो PE है वो अभी तक वहीं का वहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली इसके अंदर PE एक्सपेंशन भी हो सकता है। फिलहाल ये टेक्निकल और फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं लग रहा है अभी तक का। अभी हम लोग डेफिनेटली इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखेंगे, तभी हम लोग को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। अभी अगर आप देखोगे इसका 2013 में सेल्स थी 9,101 करोड़ की सेल थी। अभी वो बढ़कर हो गई 24,394 करोड़, यानी कि 24,400 करोड़ के आसपास की इसकी। इसको मोटा मोटी अगर कैलकुलेट करें तो 2.5% के आसपास इसका सेल बढ़ा है, ठीक है। 2.5 गुना इसका सेल बढ़ चुका है पिछले 12 साल के अंदर, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पहले 1950 करोड़ था, अभी वो बढ़कर 5813 करोड़ के आसपास हो गया। यानी कि मोटा मोटी सेल्स जो है वो 2.5 गुना बढ़ी है, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ गए हैं कम से कम 3 गुना, ठीक है। तो इसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कहते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे नेट प्रॉफिट, पहले 1117 का नेट प्रॉफिट था 2013 पे, वो बढ़कर ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का हो गया है। यानी कि मोटा मोटी 3.5 गुना जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ गया है। अभी आप सोचोगे कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 3 गुना बढ़ गया है, बट जो नेट प्रॉफिट है वो 3.5 गुना कैसे बढ़ गया, ठीक है। तो इसका आंसर है ना आपको इसी जो पेज पे उधर ही मिल जाएगा। पहले आप देखोगे टैक्स
33% ये लोग टैक्स पे करते थे। अभी ये लोग ने पिछले कई सालों से कांस्टेंट आप देखोगे 26% 27% के ऊपर ये लोग ने टैक्स नहीं दिया है, तो 6% तो वहीं पर ही हम लोग का बढ़ गया। ठीक है, ये एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे पहले ये लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 21% का, फिर उसके बाद ये लोग ने धीरे 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 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये लोग का ऑन एन एवरेज 24% के आसपास बढ़ा दिया गया है। तो टैक्स ये लोग 6-7% अभी कम देने लग गए हैं, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 3-4% ज़्यादा कर दिए हैं। तो इसीलिए 10% का तो ऐसे ही मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर देखेंगे तो 2013 में था 11.5 रुपये के आसपास, अभी वो बढ़कर मोटा मोटी 41 रुपये के आसपास हो चुका है। डिविडेंड पे आउट, पहले 42% लोग डिविडेंड पे आउट देते थे, अभी कहीं ना कहीं 80% के आसपास डिविडेंड पे आउट दे रहे हैं। अभी स्क्रीनर की एक और एक खासियत बात है कि इधर अपने को ना एक इंपॉर्टेंट रेशियोज ऐसे एक ओवरव्यू दिख जाता है। अभी अगर हम लोग इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का 10 ईयर 5 ईयर्स और 3 ईयर्स के हिसाब से देखेंगे तो 10 ईयर्स के हिसाब से 10% का ग्रोथ हुआ है, 5 ईयर्स के हिसाब से 17% और 3 ईयर्स के हिसाब से 22% के हिसाब से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट की बात करो तो 10 ईयर्स के हिसाब से 13%, 5 ईयर्स के हिसाब से 20 और 3 ईयर्स के हिसाब से 24। स्टॉक प्राइस की बात करें तो 10 ईयर्स के हिसाब से 15%, 5 ईयर्स के हिसाब से 10%, 3 ईयर्स के हिसाब से 7%। ठीक है, और पिछले एक साल में -3% का ग्रोथ दिखा है स्टॉक प्राइस में। रिटर्न और इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर्स के हिसाब से 68, 5 ईयर्स के हिसाब से 107 और 3 ईयर्स के हिसाब से 121 और लास्ट ईयर के हिसाब से 135% का कहीं ना कहीं ग्रोथ बनता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में। अभी हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में आप देखोगे रिजर्व्स था 2013 में 2272 करोड़ का, वो बढ़कर कहीं ना कहीं अभी 3894 करोड़ हो गया। जो सितंबर का जो क्वार्टर ये लोग ने जिधर ये लोग ने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स डाले हैं उसके अंदर लोग का जो रिजर्व्स है उस हिसाब से 3894 करोड़ का हो गया है, यानी कि मोटा मोटी इसके अंदर भी 60-70% का जंप तो आता हुआ दिख रहा है। अभी अगर हम लोग देखेंगे पिछले 2013 पे 1190 करोड़ के आसपास का ये लोग का बोरोइंग्स था, यानी कि कर्ज था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग अभी करंटली बात करेंगे तो वो 370 करोड़ का ही है, यानी कि अगर मेरे पास रिजर्व्स 4000 रुपये तो मेरे पास पड़े हुए हैं और मेरे ऊपर अगर कर्जे की अगर कोई बात करे तो मेरे पास वो 370 रुपये सिर्फ कर्जा है। 4000 रुपये में से सिर्फ 370 रुपये कर्जा है, मतलब मेरा 10% से भी वो काफ़ी ज़्यादा कम चल रहा है मेरे पास जो कर्जा है। ठीक है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। अभी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आप सभी को पता रहेगा, मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग लगती है। आप देखोगे पहले लोग का जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था वो था 295 करोड़ दिसंबर 2013 में, अभी बढ़कर वो हो गया है 2340 करोड़। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इससे ना ये पता चलता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का सिंपल सा एक ही मतलब रहता है कि जो भी आपके पास कैपिटल है उसको आपने कुछ काम के लिए लगाया हुआ है। अभी जैसा हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर जो कंपनी का ओवरव्यू था उधर हम लोग ने पढ़ा था कि लगभग 900 से 1000 करोड़ ये लोग ने उड़ीसा में जो ये लोग फैक्ट्री बना रहे हैं उसके लिए लोग पैसे डाल रहे हैं, तो मोटा मोटी उसके अंदर ये 1000 करोड़ तो उसमें ही लगे रहेंगे। जो बाकी जो 1200-1300 जो करोड़ है वो कहीं ना कहीं ये लोग जो भी नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसका R&D के लिए या कुछ भी नई फैक्ट्रीज मशीन जो भी लेना रहेगा उसके लिए लोग ने डाला रहेगा। क्योंकि अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर नहीं है या एकदम ना के बराबर है, मतलब शायद कंपनी के पास वो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि कंपनी का सभी ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, इसके लिए वो अपना पैसा किधर लगा ही नहीं पा रहे या कोई नया एक्सपेंशन कुछ करने का सोच ही नहीं पा रहे। बट अगर आप देखोगे कि इसके अंदर अच्छा खासा लोग पैसा डाल रहे हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये लोग का एक ग्रोथ एक्सपेंशन या ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे 1800 करोड़ के आसपास के लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आ रहा था 2013 पे, अभी वो बढ़कर हो गया 4175 करोड़ मार्च 2024 तक, यानी कि मोटा मोटी इसके अंदर भी 2.25-2.5 गुना जो इंक्रीज है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले भी माइनस में था -441 करोड़, अभी वो -1200 करोड़ पे है। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -580 करोड़ था 2013 पे, अभी वो -3135 करोड़ से, और नेट कैश फ्लो हम लोग -198 करोड़ पे चल रहे हैं, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव सी बात है कि आइडियली माइनस कैश फ्लो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, बट ये इतना भी बुरी बात नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी अभी एक्सपेंशन की तरफ सोच रही है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही। और जिस हिसाब से कंपनी अपना जो रेगुलर इंटरवल्स पे लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या फिर जो भी अपना
क्या बोलते हैं, सेल्स ग्रो हो रहा है, नंबर्स ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इतना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। डेटा डेज 2013 में ये लोग के 3 दिन का डेटा डेज था, अभी 2024 में 4 दिन का डेटा डेज है, यानी कि ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा बढ़ा या गिरा हुआ नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मेंटेन्ड है। और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है कि आप देखोगे कि ये लोग ने हमेशा से वो डेटा डेज मेंटेन ही रखा है। ठीक है, डेटा डेज का सिंपल सा मतलब एक यही होता है कि अगर मैंने आपको माल बेचा है तो आप मुझे कितने दिन के अंदर वो पैसे दे रहे हो, मतलब मैं आपने मेरे से उधारी में लिया है, करेक्ट, तो आप वो मुझे पैसे कितने दिन के अंदर दे रहे हो। तो इसका एक सिंपल सा मतलब होता है। 2020 के अंदर ऑब्वियसली ये 5 दिन का हो गया था, बट 2020 में कोविड का टाइम था, तभी भी विद इन 5 डेज मुझे मेरे जो भी एजेंसीज, जो भी मार्केट डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, वो लोग से पैसा मुझे आ रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया सी बात है। इन्वेंट्री डेज देखोगे आप तो 79 डेज की इन्वेंट्री थी, यानी कि 2 ढाई महीने के अंदर मेरे जितने भी प्रोडक्ट है, सिर्फ कोई एक प्रोडक्ट नहीं, जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट 2 ढाई महीने के अंदर ख़त्म हो जाते हैं फैक्ट्री से, और मुझे वापस नया मतलब मार्केट में नए प्रोडक्ट्स या जो लोग का जो भी है मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। ठीक है, आप देखोगे वो बढ़कर 103 107 दिन हो गए थे, और फिर 2020 और 21 में 111 दिन के आसपास भी चले गए थे। बट वापस वो लोग ने धीरे धीरे पिछले 2 साल में वापस वो लोग उसको डबल डिजिट्स में लेके आ गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। डेज पेएबल यानी कि मुझे किसका पैसा देना है वो मैं कितने दिन में वापस देता हूँ। ठीक है, पहले 2013 में हम लोग 2 महीने बाद वापस करते थे, अभी हम लोग मोटा मोटी 4 महीने बाद वो पैसे वापस करते हैं। इसका एक ड्रॉबैक भी है और इसका एक पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव भी होता है कि मेरे हाथ में कैश रहेगा तब तक। ठीक है, 4 महीने तक अगर मेरे हाथ में कैश पड़ा हुआ है, तो अगर मुझे कुछ चीज़ का एक्सपांशन करना है या मुझे कोई कुछ भी, मुझे कोई कंपनी एक्वायर करनी है, या किधर भी कुछ मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे पास वो कैश हाथ में पड़ा है, मैं तभी का तभी वो ले सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ मुझे और लोन लेना पड़े या कुछ किधर से और पैसे का बंदोबस्त करना पड़े। नेगेटिव बात यह है कि वो 112 दिन तक मेरे पास कैश ऐसे ही पड़ा है, उससे अच्छा मैं उसको देके ख़त्म भी कर सकता हूँ। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि 45 to 60 डेज़ कहीं ना कहीं एक अच्छा, एक रीजनेबल डेज पेबल होता है। बट ये भी, लुकिंग एट द इंडस्ट्री, लुकिंग एट द फंडामेंटल्स, ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, बट मेरे हिसाब से इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, आरओसी की बात करो तो पहले 53% चल रहा था 2013 पे, उसको बढ़कर जो 2020 से अभी तक वो ट्रिपल डिजिट्स में ही चल रहा है, यानी कि पिछले 5 साल से इसका आरओसी 100% के ऊपर ही चल रहा है, यानी कि जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर आप देखोगे 2021 में, मैं तो पहले इसको ईयरली कर देता हूँ। ठीक है, 2017 में आप देखोगे 62.76% था प्रमोटर के पास, और वो 2017 से अभी तक उतना ही है, ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे पब्लिक के पास 17.20% का शेयर होल्डिंग था, अभी वो घटकर 15.86% हो गया, यानी कि 1.5% पब्लिक के पास से कम हो गया है। तो गया किसके पास है? आप देखोगे गवर्नमेंट के पास तो 0.09% था, तो मतलब वो मोटा मोटी ना के बराबर ही था, और जो कि 2020 के बाद से अभी वो है भी नहीं। आप देखोगे 12.5% पहले एफ के पास था, फिर उसके बाद डी के पास 7.5% है, यानी कि जो 20% है ये एफ और डी के पास ही घूमता हुआ रहा है। आप देखोगे जब एफ ने बेचा है तभी डी ने खरीदा भी है। ठीक है, वापिस जब डी ने बेचा है इधर 8.25 से 7.70 हुआ, तो एफ ने खरीदा है। तो ये लोग दोनों के अंदर ही घूमता हुआ नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखोगे इधर पब्लिक से भी माल बिका, 16.93 से 16.24 हुआ, तभी भी एफ और डी इसको खरीदते हुए नजर आए हुए हैं। इधर पब्लिक में बढ़ गया था डेफिनेटली, और डी में थोड़ा सा घट गया था, जो कि थोड़ा सा ऑब्वियसली एफ ने खरीदा रहेगा, थोड़ा सा पब्लिक ने खरीदा होगा, क्योंकि डी यानी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज वो सब हो गया, कोई खुद का वो सब क्या बोलते हैं एजेंसीज सब हो गए, वो लोग भी रखते हैं अपने पास स्टॉक्स। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अभी 2020-21 के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने रिडेम्पशन मांगा रहेगा, तो वो लोग को शायद बेचना पड़ा होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर वापस 2022 तक तो फिर भी 16-17 के रेंज में था, उसका 2023 से वापस 15 हो गया, वापस 16, और वापस 15-16 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। वो अभी क्या कहते हैं 17 के रेंज में वापस पहुंचा ही नहीं है। बट अगर आप देखोगे 2022 में जो 2021 में जो 8% के थोड़ा नीचे था डी के पास, वो बढ़कर अभी 9.5% हो गया है। एफ ने डेफिनेटली थोड़ा बहुत माल बेचा है वो लोग का, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो 12% से 11.94% ही हुआ है, यानी कि मोटा मोटी 0.06% का ही माल ये लोग ने बेचा हुआ है।
हाँ, जो क्या कहते हैं FIIs की बात करें, अभी इसके अंदर है ना, ये इसमें से ना जो कॉनकॉल है ना, अप्रैल 2024 का मैंने PPT डाउनलोड करा है, जिसके अंदर हम लोग को ना कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स हम लोग को दिखते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ये PPT यहाँ पर बताऊँ, तो आप देखोगे ये लोग का जो लोग ने ये जो इस पे बताया था, ये वाले पार्ट पे जो रीड मोर पे, कि जो 40% ये लोग का जो बिजनेस है वो इससे आता है, सेरेलैक्स वो सबसे, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशन से, और 32% मैगी वो सबसे। वही सेम चीज़ इधर भी दिया गया है, बट अगर इसका हम लोग बात करेंगे 2018 टू 2023 में, मोटा मोटी ये जो सेरेलैक और जो मिल्क प्रोडक्ट्स वो सब है, वो 8.4% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से ये लोग का ग्रोथ हुआ है, कहीं ना कहीं। और 13% के हिसाब से जो मैगी का ग्रोथ हुआ है, मैगी और जो प्रिपेयर्ड जो ये लोग के ये है डिशेज एंड कुकिंग एड्स, यानी कि सॉसेस हो गया, केचप्स हो गया, मैजिक मसाला हो गया, मैगी मसाला, और जो मैगी नूडल्स, कबा मैनिया, वो सब जो भी है, वो मोटा मोटी 13.5% के आसपास ग्रोथ हुआ है। और जो कन्फेक्शनरीज यानी मिल्की बार, बारन, जो भी लोग चॉकलेट्स है, पोलो, ये सब चॉकलेट्स कहीं ना कहीं 17.2% के आसपास ये लोग ने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिखाया हुआ है। जो नेस्कैफे वो सब है, वो कहीं ना कहीं 9.5% के आसपास से, सॉरी 9% के आसपास से ग्रोथ कर रहे हैं पिछले 5 साल में। ठीक है, अभी ये जो चीज़ है ये आप लोग को यहाँ पे से समझ में आएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ था, अगर हम लोग ये देखेंगे, इट इज़ अमॉन्ग द टॉप 2 प्लेयर्स इन मोस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो यहाँ पर, और ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि मैंने इसकी जो PPT है, जो कॉनकॉल वाली PPT, वहीं से ही निकाला है, तो आप भी खुद भी जाके देख सकते हो, डेटा या जो भी इन्फॉर्मेशन है वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप देखोगे इंस्टेंट सीरियल यानी जो सेरेलैक है, इसका मार्केट शेयर कितना है? 96%। जितने भी बच्चे लोग के जो सीरियल्स आते हैं, उसमें 96.8% मार्केट शेयर नेस्ले का है। और नेस्ले की पोजीशन आप देखोगे 2023 में नंबर 1 रैंक पे था, 2019 में भी नंबर 1 रैंक पे था, तो मतलब इसकी पोजीशन हिली नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर 100 घर में बच्चे लोग के लिए, अगर जो बच्चे लोग के जो सीरियल्स आते हैं, जो छोटे बच्चे लोग के जो नाश्ता आता है, जो बच्चे लोग को दूध में मिला के खिलाते हैं, तो वो अगर 100 घर पे अगर जा रहा है, तो जिसमें से ऑलमोस्ट 97 घर पे नेस्ले का सेरेलैक ही जा रहा है, बाकी 3 घर में कोई और दूसरा प्रोडक्ट जा सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग इंस्टेंट पास्ता की बात करें, जो मैगी पास्ता आता है, उसका मार्केट शेयर, इसका 80% का मार्केट शेयर है, और इसका रैंकिंग भी 2019 से 2023 तक नंबर 1 रैंक पे ही था। वाइट एंड वेफर यानी कि जो इसका किटकैट है, मंच है, मिल्की बार, वो सब में 72.9% है, और फर्स्ट रैंक पे ही चल रहा है। जो लगा सबसे कम मार्केट शेयर जिसका है, वो है केचप्स एंड सॉस का, और ये पहले भी सेकंड रैंक पे था, अभी भी कहीं ना कहीं सेकंड रैंक पे चल रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, टी एंड कॉफ़ी में 54.5%, इंस्टेंट नूडल्स में 60%, क्योंकि ऑब्वियसली यूपी नूडल्स वो सब ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्केट कैप्चर कर लिया है। ठीक है, अभी अगर हम लोग कुछ और डेटा पॉइंट्स देखेंगे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर और बता देता हूँ। हो गया एक्सपांडिंग ओवरऑल रीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, जो लोग के डायरेक्ट आउटलेट्स और इनडायरेक्ट आउटलेट्स, यानी कि डायरेक्ट आउटलेट्स यानी कि जो खुद के, जैसे नेस्कैफे के कियोस्क हो गए, मैगी के कियोस्क हो गए। इनडायरेक्ट मतलब जहाँ कहीं पर भी कोई दूसरे दुकानों में मैगी, नेस्कैफे सब मिल रही, वैसा। ठीक है, तो 2017 पे ये लोग का 4.2 मिलियन आउटलेट्स थे, वो बढ़कर अभी 2023 में 5.1 मिलियन आउटलेट्स हो गए। ठीक है, अदर विलेजेस और विलेजेस इम्प्रूविंग रूरल रीच। ठीक है, यानी कि गांव गांव में ये लोग अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो ब्लू वाला है ना, ये वो सारे गांव है जिसके अंदर 2000 लोगों से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, और जो ऑरेंज वाला है उसके अंदर 2000 लोगों से कम की पॉपुलेशन है। तो 2020 में ये लोग के पास सिर्फ 69 गांव तक का ये लोग का रीच था, यानी कि सिर्फ 69 गांव में ये लोग अपना माल बेच पाते थे। अभी 2023 में 197 गांव में ये लोग अपना माल बेच पाते हैं, यानी कि पिछले 4 साल में वो भी 3 गुना हो चुका है। ठीक है, अभी अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें, ग्रोइंग पेनिट्रेशन, ठीक है, तो मेट्रो सिटीज़ में ये लोग का 23% के आसपास के लोग का माल बिकता है, और जो विलेजेस है वो ये लोग का बिकता है 28-28.5% के आसपास, यानी कि 51% लोग का मेट्रो और विलेजेस में ही ये लोग का धंधा ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। अभी ये तो हो गया फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अभी अगर मैं जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का एनालिसिस अगर मैं
देखोगे मुझे लिंक्डइन पर ये एक अच्छा एक आर्टिकल मिला, ठीक है। ये आर्टिकल का मैं लिंक मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। ये टेक्नोवा ने ये डाला है, इंडियन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी सेक्टर। अभी पिछले एक दो महीने पहले ही डाला था, अगस्त 2024 में। अभी इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, मुझे सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि आप देखोगे कि यहाँ पर the FMCG market is projected to grow at a CAGR of 27.9% from 2021 to 2027, ठीक है, reaching nearly 615.87 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे ये लोग का रीज़न, क्योंकि वो जैसे ई कॉमर्स हो गया, क्विक कॉमर्स हो गया, इन सब के वजह से कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्रीज दिख रहा है। क्योंकि कैसा होता है ना कि अभी आप सोचो कि मैंने पहले पहले भी जो जोमेटो का हम लोग ने जो वीडियो बनाया था, अगर अगर आपने नहीं देखा तो एक बार वो जाके देख लेना, उसके अंदर समझ में आएगा कि जो ई कॉमर्स है, क्विक कॉमर्स का जो पेनिट्रेशन है वो कितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है और कितना अच्छे से वो ग्रो करता हुआ नज़र आता हुआ दिख रहा है। आप खुद ही सोचो कि काफ़ी सारे चीज़ें अगर मुझे ऑर्डर करना है तो मुझे घर के नीचे आना पड़ता था, फिर उसके बाद दुकान से जाके लो खरीदो, फिर उसके बाद आओ। अभी जेप्टो हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, उन सब के वजह से मुझे घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधा ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा और मेरे घर पर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो काफ़ी बार ये हो जाता है कि अगर मेरे घर पर कोई बच्चा है या मुझे भूख लगी है और मुझे बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं करना है क्योंकि महंगा हो जाएगा, तो मैं मैगी ऑर्डर करके खा सकता हूँ। मुझे अगर चॉकलेट खाने का मन है, मैं किटकैट मंच उठा के खा सकता हूँ। काफ़ी बार आप देखोगे कि अगर दुकान पे आप जाते हो, छुट्टे पैसे नहीं रहते तो लोग चॉकलेट उठा के दे देते हैं, मंच की चॉकलेट उठा के दे देते हैं। तो काफ़ी सब कुछ ये एक एफएमसीजी सेक्टर है। मैं सिर्फ ये नहीं करूँ कि नेस्ले में ग्रोथ की बात है, बट एफएमसीजी सेक्टर भी एक ग्रोइंग सेक्टर है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, अगर आप देखो कि एफआईआईज डीआईज ने 20% स्टेक होल्ड करके रखा है, 60% प्रमोटर्स के पास है, ठीक है। यानी कि 80-85% जो स्टेक है वो बड़े लोगों के पास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है, क्योंकि बड़े लोगों को हम लोगों से ज़्यादा भरोसा है इस इंडस्ट्री पे। और कहीं ना कहीं ये एक सेफ इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है इतना। हालांकि अभी हम लोग को डेफिनेटली 9% ओवरऑल इंडेक्स में गिरावट दिखी है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग को 17% का गिरावट दिखा है, बट मोटा मोटी इतना ज़्यादा ये कभी कभार ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे तो होगा ही, उसके अंदर तो कोई भी डाउट नहीं। आप दुनिया का सेफेस्ट स्टॉक भी खरीद लो तो वो भी कहीं ना कहीं 8-10-15% का करेक्शन कभी ना कभी तो दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। इस आर्टिकल का मैं लिंक डेफिनेटली डाल दूंगा, आप आर्टिकल भी जाके पूरा पढ़ना। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, और ये टेक्नोवा ने ऑलरेडी ये डाला हुआ है, तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वो जाके देख सकते हो। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि जब सब कुछ कंपनी में अच्छा दिख रहा है, ठीक है, ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ला रहे हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिख रहा है, तो क्यों इतना ज़्यादा ये क्या कहते हैं ये स्टॉक 16-17% क्यों गिरा है पिछले 2-3 महीनों में, या पिछले 2-3 हफ्तों में। तो अगर हम लोग इधर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखोगे ये नेस्ले का है। नेस्ले इंडिया शेयर प्राइस फॉल्स नियरली 4% एज एफएमसीजी मेजर रिपोर्ट्स ड्रॉप इन सितंबर क्वार्टर प्रॉफिट, ठीक है। तो यही ये लोग का दिक्कत है। अभी 17 अक्टूबर के 2 दिन पहले ये लोग ने डाला हुआ था। आप देखोगे कि ये लोग ने प्रॉफिट देखो, अगर आप देखोगे 899 करोड़ का प्रॉफिट ये लोग ने पोस्ट करा सितंबर 2024 में। लेकिन अगर यही सेम हम लोग देखेंगे पिछले साल के सेम क्वार्टर में, जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर था, तभी 908 करोड़ का प्रॉफिट ये लोग ने पोस्ट करा, ठीक है। अगर आप डिक्लाइन की बात करोगे तो मोटा मोटी 10 करोड़ का भी डिक्लाइन नहीं है, ठीक है। आप देखोगे इधर खुद लिखा है कंपनी रिपोर्टेड डिक्लाइन ऑफ 0.94% इन इट्स नेट प्रॉफिट, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा छोटी सी बात है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर ये 900 करोड़ की जगह मान लो 1100 करोड़ था या 1000 करोड़ था, और उस पर अगर ये जो प्रॉफिट है मेरा 800 करोड़ था, तो 20% प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर 0.94% मतलब 10 करोड़ रुपया सिर्फ प्रॉफिट कम होता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, उसकी वजह से प्रॉफिट ऊपर नीचे आएगा। मतलब अगर मेरे हिसाब से तो कि अगर ये देखा जाए तो मैं इस प्रॉफिट को भी मोटा मोटी पिछले साल के लेवल के हिसाब से ही कंसिडर करूँगा।
पिछले साल 910 करोड़ 908 करोड़ था, इस साल ऑलमोस्ट 900 करोड़ है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मैं इसको अगेन फंडामेंटली भी इतना ज़्यादा नेगेटिव इसको नहीं सोचूंगा। और डेफिनेटली एक्सक्यूज मी, डेफिनेटली अभी ये स्टॉक थोड़ा बहुत मुझे सस्ता दिख रहा है, कहीं ना कहीं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक और गिरता है कहीं ना कहीं 2200 के आसपास के लेवल पे आएगा तो मैं इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। अभी भी कहीं ना कहीं अच्छा ही है, प्राइस के हिसाब से फेयर प्राइस ही लग रहा है मुझे, बट डेफिनेटली जब तक इसके अंदर मुझे वो ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगी, क्योंकि मुझे मोमेंटम पे राइड करना पसंद है, मैं वैल्यू बाइंग कर सकता हूँ इसके अंदर नो डाउट, बट मुझे फिर भी एक हफ्ता 2 हफ्ता मैं देखूंगा कैसा इसके अंदर चल रहा है, और धीरे धीरे मैं क्वांटिटी इसके अंदर ऐड करने का सोच सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ज़रूर इसके अंदर बाय करूँगा, शायद मैं कोई और दूसरे स्टॉक में भी अपनी एंट्री बना लूँ जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, वो भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं शायद कभी नेस्ले बाय ही ना करूँ। तो ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप ज़रूर कमेंट करके ये बताना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या लगता है कि क्या अभी नेस्ले फेयर प्राइस में मिल रहा है, अभी ये यहाँ से और ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, क्या आपको वैलिड लगता है कि जो 16-17% का गिरावट आया है क्या ये सही था, जस्टिफाइड था या नहीं था, या कोई और दूसरा सेक्टर है, दूसरा स्टॉक है जो इसी सेक्टर में है, या कोई दूसरा ओवरऑल सेक्टर है जिसका एनालिसिस आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए। आप ये सब कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करके अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर को, सबको बताओ, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि जो हमारी अगली वीडियो जब भी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।